Hello everyone. Today we are going to start the new chapter Principles of Inheritance and Variations. ये 12th ग्रेड नीट का नेक्स्ट चैप्टर है बॉटनी का। इसमें हम जेनेटिक्स को स्टडी करेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। ओके, सो आप सभी जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पेरेंट्स से उनकी प्रोजेनीज में, उनकी संतान में जो कैरेक्टर्स हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। ओके, सो कैरेक्टर्स का पेरेंट्स से उनके ऑफस्प्रिंग्स में, प्रोजेनीज में या एक जनरेशन से अगली जनरेशन में कैरेक्टर्स का जो ट्रांसमिशन है, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ओके, एंड द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो इनहेरिटेंस का जो प्रोसेस है जिसमें कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन होता है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी। इसे हम क्या कहते हैं? हेरिडिटी कहते हैं। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि कैट से कैट ही प्रोड्यूस होती है, मैंगो के ट्री से मैंगो का ही प्लांट प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन से ह्यूमन ही प्रोड्यूस होता है, और जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो सिमिलैरिटी शो करते हैं उनके पेरेंट्स के साथ में। ओके, नेक्स्ट लेते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। जेनेटिक्स इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी द हेरिडिटी एंड देयर लॉज। हम हेरिडिटी के बारे में एंड उसके जो लॉज हैं या उनके जो प्रोसेसेज हैं उनकी स्टडी करते हैं जेनेटिक्स के अंडर। फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जोहान मेंडल। ग्रेगर जोहान जो मेंडल हैं, ही इज नॉन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स बिकॉज इन्होंने जेनेटिक्स के बारे में डिटेल स्टडी की और जेनेटिक्स के जो लॉ हैं वो दिए। अब हम बात करेंगे मेंडल, जो है मेंडल का जो माइलस्टोन वर्क है वो कैसे हुआ और उसकी लाइफ स्पान या जो लाइफ हिस्ट्री है वो कैसी है। मेंडल का जो बर्थ है 20 जुलाई 1822 को हिंजनड्वार्फ विलेज, चेकोस्लोवाकिया, चेक रिपब्लिक कंट्री के अंदर हुआ। और ये एक फार्मर फैमिली में पैदा हुए और शुरुआती कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं थी इनकी फैमिली की, और ये पढ़ लिख कर पहले टीचर बन गए एंड बाद में ये एक चर्च के अंदर पॉप बन गए, पादरी बन गए। तो ऑस्ट्रिया में एक सिटी है, एक शहर है ब्रुन, जहाँ पर चर्च में इन्होंने पॉप का वर्क किया और अपने जो फ्री टाइम में अपने पास के जो गार्डन में मटर के पौधों के ऊपर, पी प्लांट्स के ऊपर अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इनका जो एक्सपेरिमेंट्स का जो पीरियड था 1857 से लेकर 1865 के ड्यूरिंग इन्होंने अपने वर्क को किया। और ऑस्ट्रिया की ब्रुन सिटी की एक सोसाइटी है, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, उनके सामने अपने रिसर्च पेपर को प्रपोज किया, प्रस्तुत किया। और उस साल की जो 1866 की जो मैगजीन है, एनुअल जो मैगजीन है, एनुअल जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनके जो रिसर्च पेपर हैं वो पब्लिश हुए। लेकिन एक प्रॉब्लम ये हुई कि उस समय उनका जो फोर विजन है, उनकी जो दूरदृष्टिता है जेनेटिक्स को लेकर, वो लोग समझ नहीं पाए, क्योंकि उस समय ना तो जीन के बारे में जानकारी थी, ना ही डीएनए के बारे में, ना ही क्रोमोजोम्स के बारे में। तो इस तरीके से जो मेंडल का जो वर्क है वो नोटिस में नहीं आया, और 6 जनवरी 1884 को मेंडल की डेथ हो गई। किडनी में इन्फेक्शन, किडनी में इन्फ्लामेशन की वजह से इनकी डेथ हो गई 6 जनवरी 1884 को। और टाइम निकलता गया और उस समय कोई भी नोटिस नहीं कर पाया मेंडल के वर्क को। ईयर 1900 में 3 अलग अलग देशों के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने अगेन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने सेम रिजल्ट फाइंड आउट किए और सेम उन्होंने लॉ दिए। तब ये रियलाइज हुआ कि ये जो वर्क है ये ऑलरेडी 30 इयर्स बिफोर हो चुका है और ग्रेगर जॉन मेंडल ने ये इस वर्क को कंप्लीट किया है। तो जो मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट हैं, मेंडल के जो लॉज हैं, उनकी जो रीडिस्कवरी की वो इन 3 साइंटिस्ट ने की, हुगो डी व्रीज,
कार्ल कॉरेंस एंड एरिक वॉन सेरमक। इन तीनों ही साइंटिस्ट को रीडिस्कवरर कहते हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ओके, तो हुगो डी वरीज हैं, ये हॉलैंड नीदरलैंड से थे। ये जो कार्ल कॉरेंस है ये जर्मनी से थे, एंड जो एरिक वॉन सेरमक हैं ये ऑस्ट्रिया से थे। ओके, मेंडल ने अपने प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चूज किया। उन्होंने गार्डन पी को यूज किया जिसका साइंटिफिक नेम है पाइसम सेटाइवम। मेंडल ने वाई मेंडल सेलेक्टेड द पी प्लांट फॉर देयर प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो इसके कई सारे रीज़न हैं कि जो मटर का जो पौधा होता है, जो पी प्लांट होता है, वो एक एनुअल हर्ब है जिसका लाइफ स्पान 3 to 4 मंथ्स का होता है। यानी कि सीड शो करने के बाद में 3 to 4 मंथ्स में सारे रिजल्ट आ जाते हैं। फ्लावर प्लांट ग्रो कर जाता है, फ्लावर आ जाते हैं, पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, नए सीड बन जाते हैं। तो प्लांट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट के लिए जो मटर का प्लांट है ये सूटेबल था। सेकंड यह है कि जो मटर के जो प्लांट होते हैं इनमें लार्ज एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स पाए जाते हैं। तो नीड होने पर इन प्लांट्स के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन कराया जा सकता है। एक और रीजन ये है कि मटर के प्लांट में कई सारे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के फॉर्म थे। मैं आपको क्लियर कर दूं कैरेक्टर और ट्रेट में क्या डिफरेंस है। कैरेक्टर मान लो एक कोई कैरेक्टर है, जैसे लंबाई एक कैरेक्टर है या फ्लावर का कलर कोई एक कैरेक्टर है। तो अब लंबाई के लिए जो अलग अलग वेरिएंट्स हैं, जैसे कि टॉलनेस है या ड्वार्फनेस है, तो ये इनके ट्रेट हो गए। ओके, इसी तरीके से मान लो फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, तो इसके अलग अलग फॉर्म हो गए, वॉयलेट फ्लावर, वाइट फ्लावर, तो ये इसके डिफरेंट वेरिएंट है जिन्हें हम ट्रेट कहेंगे। तो मटर के प्लांट के अंदर कई सारे कैरेक्टर्स के कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स अवेलेबल थी, और यही कारण है कि मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज किया। इसके अलावा मटर के प्लांट को शो करना, उसको ग्रो करना, उनकी हैंडलिंग करना बहुत ही इजी है। तो इसीलिए मेंडल ने मटर के प्लांट को चूज किया अपने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए। मेंडल ने मटर के प्लांट में कई सारे कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, ऑलमोस्ट 34 कैरेक्टर्स को ऑब्जर्व किया, एंड ही सेलेक्टेड ओनली 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर देयर एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि मटर के प्लांट में मेंडल ने 7 जो कैरेक्टर्स हैं और जो उनके कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं उनको सेलेक्ट किया, चूज किया अपने एक्सपेरिमेंटल प्रोसेसेस के लिए। यहाँ पर ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि पौधे की लंबाई, स्टेम हाइट, सेकंड फ्लावर पोजीशन, थर्ड फ्लावर कलर, फोर्थ पोड शेप, फिफ्थ पोड कलर, सिक्स्थ सीड शेप एंड सेवंथ सीड कलर। तो मेंडल ने पहला जो कैरेक्टर देखा स्टेम हाइट, इसमें 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म अवेलेबल थी, टॉलनेस एंड ड्वार्फनेस। अच्छा, दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है उनमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। तो मटर के प्लांट में जो टॉलनेस का जो ट्रेट है ये डोमिनेंट है, एंड ड्वार्फनेस का जो ट्रेट है ये रिसेसिव है। नेक्स्ट इज फ्लावर पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन अगर एक्सियल है तो ये डोमिनेंट ट्रेट है, और अगर टर्मिनल है तो ये रिसेसिव ट्रेट है। फ्लावर कलर वॉयलेट डोमिनेंट है एंड व्हाइट कलर फ्लावर का रिसेसिव है। इसी तरीके से पोड का जो शेप, फली की जो शेप स्मूथ है, इन्फ्लेटेड है, ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म है ये रिसेसिव ट्रेट है। पोड कलर ग्रीन जो कलर है ये डोमिनेंट ट्रेट है, और जो येलो कलर है ये रिसेसिव ट्रेट है। सीड शेप राउंड डोमिनेंट ट्रेट है, और जो रिंकल्ड है सीड की जो रिंकल्ड शेप है ये रिसेसिव ट्रेट है। सीड का जो कलर है, येलो कलर जो है डोमिनेंट ट्रेट है, और जो ग्रीन कलर है ये रिसेसिव ट्रेट है। तो इस तरीके से 7 कैरेक्टर्स हैं ये, और उनकी 2 कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म्स हैं जो मेंडल ने चूज की मटर के प्लांट में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द जेनेटिक्स। जेनेटिक्स से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को हम डिस्कस करेंगे, कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे।
So it makes easier to understand the concept of genetics. Okay, so at first, factor, मेंडल ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल के अंदर, उनके न्यूक्लियस के अंदर कुछ फैक्टर होते हैं, एंड वन फैक्टर कंट्रोल्स द वन ट्रेट, यानी कि जो एक फैक्टर है वो एक ट्रेट को या एक लक्षण को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, तो मेंडल ने इन्हें फैक्टर कहा। जीन, सेकंड टर्म है जीन। ईयर 1900 में जोहानसन ने इन फैक्टर को जीन कहा, यानी कि जो जीन शब्द है, जीन टर्म है, ये जोहानसन ने दी। और जीन क्या है भाई, ये जो फैक्टर है ये जीन ही है, जिन्हें मेंडल फैक्टर का बोल रहा था। तो मैं जीन की अगर डेफिनेशन दूं, जीन्स आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? यूनिट है हेरिडिटी की। जीन डीएनए के बने होते हैं, जीन क्रोमोजोम्स पर लीनियर सीक्वेंस में पाए जाते हैं, और जो क्रोमोजोम के जो हाईली कॉइल्ड पार्ट हैं, दे आर द जीन्स। ओके, तो आपको मैं बता दूं कि जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोजोम के, टोटल 46 क्रोमोजोम होते हैं, तो 2 होमोलोगस क्रोमोजोम का पेयर होता है। तो अब जीन जो है वो दोनों क्रोमोजोम से क्या होता है कि कंट्रीब्यूट होता है। तो नेक्स्ट टर्म है एलील। एलील क्या है? जीन की जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है, जीन की जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है उन्हें हम एलील्स कहते हैं या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। ओके, तो एक एलील एक क्रोमोसोम के ऊपर और सेकंड एलील सेकंड क्रोमोसोम पर, दूसरे होमोलोगस पेयर के दूसरे क्रोमोसोम पर पाया जाता है। यानी कि एक क्रोमोसोम मदर पेरेंट से और सेकंड क्रोमोसोम फादर से आता है, ठीक है। यानी कि एक एलील मदर से और एक एलील फादर से आता है, यानी कि 2 एलील एक जीन बनाते हैं। ओके, सपोज करो एक एलील मान लो कैपिटल टी है और सेकंड एलील मान लो कैपिटल टी है, तो ये एक जीन है। एक एलील कैपिटल टी है, एक एलील स्मॉल टी है, तो ये एक जीन है। ओके, तो जीन की जो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म है उसे हम क्या कहते हैं? एलील्स कहते हैं या एलिलोमॉर्फ्स कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं होमोजाइगस। अगर जीन के दोनों एलील सिमिलर हैं, सेम टू सेम है, सिमिलर हैं, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोजाइगस कहते हैं। और जो होमोजाइगस ऑर्गेनिज्म है उनमें सिमिलर टाइप ऑफ गैमेट्स बनते हैं आफ्टर मियोसिस। ओके, हिट्रोजाइगस, अगर किसी जीन के दोनों एलील डिसिमिलर हैं, अलग अलग हैं, तो इस कंडीशन को कहते हैं हिट्रोजाइगस। नेक्स्ट लेते हैं फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आउटर अपीयरेंस है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो आउटर अपीयरेंस है, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइप। नेक्स्ट लेते हैं जीनोटाइप। एक्चुअल जो जीन का कॉम्पोजिशन है किसी ऑर्गेनिज्म में, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। नेक्स्ट लेते हैं हाइब्रिडाइजेशन। 2 डिफरेंट ऑर्गेनिज्म या 2 डिफरेंट ट्रेट वाले जो कैरेक्टर वाले जो प्लांट्स हैं उनके बीच में क्रॉस होना, इसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा जो नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? हाइब्रिड कहते हैं। नेक्स्ट लेते हैं पेरेंट। पेरेंट क्या है कि एक्सपेरिमेंटली जिन 2 ऑर्गेनिज्म या जिन 2 प्लांट का क्रॉस करवाया जा रहा है, तो दे आर द पेरेंट्स, दे आर द पेरेंट प्लांट और पेरेंट ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेते हैं फर्स्ट फीलियल जनरेशन F1। एक्सपेरिमेंटली जब 2 किन्हीं ऑर्गेनिजम्स का क्रॉस करवाया जाता है, हाइब्रिडाइजेशन करवाया जाता है, और उससे जो पहली जनरेशन मिलती है नेक्स्ट, उसे हम फर्स्ट फीलियल जनरेशन और F1 जनरेशन कहते हैं। और F1 जनरेशन के ऑर्गेनिज्म का क्रॉस कराने से जो नेक्स्ट जनरेशन मिलती है उसे हम कहते हैं सेकेंड फीलियल जनरेशन और F2 जनरेशन, और इसी तरीके से F3 जनरेशन, F4 जनरेशन। ओके, नेक्स्ट लेते हैं बैक क्रॉस। एक्सपेरिमेंटली जिन 2 प्लांट का क्रॉस करवाया जाता है उससे जो F1 जनरेशन मिलती है, तो F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस यदि पेरेंट प्लांट से कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस क्या है? एक्सपेरिमेंटली जिन 2 प्लांट का क्रॉस करवाया जा रहा है और F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट मिल रहे हैं उनका क्रॉस यदि रिसेसिव पेरेंट से कराया जाता है, दोबारा से सुन लीजिए, F1 जनरेशन के प्लांट का क्रॉस अगर रिसेसिव पेरेंट से कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस कहते हैं। यानी कि जो टेस्ट क्रॉस है वो भी एक बैक क्रॉस है, और टेस्ट क्रॉस के द्वारा 50% रिसेसिव कैरेक्टर या ट्रेट वाले प्रोजेनीज प्रोड्यूस होते हैं, और जो 50% है वो हाइब्रिड्स प्रोड्यूस होते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन के इनहेरिटेंस को समझेंगे और इसके अंदर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द मीन ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस? मेंडल ने सबसे पहले एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को समझा, कैसे वो ट्रांसमिट होता है। तो एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को स्टडी करने के लिए जब दो प्लांट्स या दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्रॉस करवाया जाता है तो दैट इज कॉल्ड मोनो हाइब्रिड क्रॉस। द क्रॉस डन बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म फॉर वन कैरेक्टर और फॉर वन पेयर ऑफ contrasting traits is called monohybrid cross. Okay, so for this Mendel at first selected the tall pea plant. उन्होंने tall pea plant को select किया और ये होमोजाइगस था। ओके, ये होमोजाइगस, ओके, होमोजाइगस टॉल प्लांट है ये, जिसमें कैपिटल टी दो एलील हैं, ठीक है, और ये है होमोजाइगस ड्वार्फ। ओके, तो उन्होंने एक प्लांट लिया जो टॉल प्लांट था, होमोजाइगस टॉल था, और एक प्लांट लिया तो जो होमोजाइगस ड्वार्फ था, और उनकी प्योरिटी को, उनकी होमोजाइगोसिटी को उन्होंने कैसे चेक किया कि टॉल प्लांट का 3 to 4 जनरेशन तक सेल्फ पॉलिनेशन किया और इससे 3 to 4 जनरेशन तक उनको टॉल प्लांट ही मिले। तो मेंडल समझ गए कि ये प्योर है, ये टॉलनेस के लिए प्योर है ये। उन्होंने इसी तरीके से जो होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट है इसका भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया और 3 to 4 जनरेशन तक उनसे सिर्फ ड्वार्फ प्लांट मिले। तो वो ये समझ गए कि ये होमोजाइगस है, प्योर है अपने ड्वार्फनेस के कैरेक्टर के लिए। मियोसिस के द्वारा टॉल प्लांट में कैपिटल टी एलील वाले गैमेट्स बनते हैं, इसी तरीके से ड्वार्फ प्लांट में स्मॉल टी एलील वाले गैमेट बने। अब जब इन दोनों गैमेट्स का फ्यूजन हुआ तो F1 जनरेशन में ये जो है रिजल्ट रहा कैपिटल टी स्मॉल टी। और मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन के अंदर, मेंडल ने देखा F1 जनरेशन में जो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है उसमें सारे के सारे प्लांट टॉल थे। तो ये सारे प्लांट क्या थे? टॉल थे। इसका रीजन क्लियर है, क्योंकि टॉलनेस का कैरेक्टर डोमिनेंट होता है और ड्वार्फनेस का कैरेक्टर रिसेसिव होता है। तो यही कारण है कि F1 जनरेशन में सारे के सारे प्लांट टॉल थे, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल थे। अब मेंडल ने क्या किया, F1 जनरेशन के ऐसे दो प्लांट का क्रॉस करवाया। तो यहां हम समझेंगे कि ऐसे प्लांट में जो गैमेट्स बनेंगे वो दो प्रकार के बनेंगे, कैपिटल टी एलील वाले गैमेट्स एंड स्मॉल टी एलील वाले गैमेट्स। अब मेंडल ने F2 जनरेशन में देखा कि F1 जनरेशन के ऐसे दो प्लांट का क्रॉस कराने पर क्या रिजल्ट निकलेगा। तो पुन्नेट स्क्वायर के द्वारा हम समझ सकते हैं F2 जनरेशन में ये मेल का सिंबल है, ये फीमेल का सिंबल है, ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी, ये दो गैमेट हो गए। इसी तरीके से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये भी दो गैमेट हो गए। ओके, अब इस गैमेट का फ्यूजन यदि इससे होता है तो कैपिटल टी ये प्योर टॉल या होमोजाइगस टॉल होगा। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये हाइब्रिड टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल होगा। इसका फ्यूजन जब इससे होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये भी हाइब्रिड टॉल होगा। और जब इस गैमेट का फ्यूजन इससे होने पर स्मॉल टी ये प्योर ड्वार्फ या होमोजाइगस ड्वार्फ होगा। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर मेंडल ने देखा, F2 जनरेशन में देखा कि जो फिनोटाइप रेशो है, जो आउटर अपीयरेंस का जो रेशो आ रहा है, इसमें 3 प्लांट तो टॉल हैं, 1, 2 एंड 3, ये टॉल प्लांट हैं, एंड एक प्लांट ऐसा है जो ड्वार्फ है। तो दिस इज द फिनोटाइप रेशो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, 3:1। ओके, लेकिन मेंडल ने इसको एग्जामिन किया तो जो जीनोटाइप रेशो है वो कैसे फाइंड आउट हुआ कि प्योर ये जो टॉल प्लांट है इसको जब सेल्फ पॉलिनेशन किया तो इससे सिर्फ टॉल प्लांट ही मिले। ठीक है, ये जो दो प्लांट है, इन प्लांट का जब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ तो इससे अगेन 3:1 के रेशो में नए प्लांट मिले, 3 टॉल एंड 1 ड्वार्फ। और इससे इसका जब सेल्फ पॉलिनेशन किया तो इससे फिर से ड्वार्फ प्लांट मिले। ओके, तो यहां पर जो जीनोटाइप रेशो आया वो 1:2:1 आया। तो ये रिजल्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जो मेंडल ने रिजल्ट गेन किए तो उनके बेसिस पर मेंडल ने अपने लॉ दिए।
तो मेंडल के जो लॉ हैं, जो जेनेटिक्स के लॉ हैं, उन्हें हम मेंडेलिज्म कहते हैं। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल गेव 3 लॉज। तो फर्स्ट लॉ क्या है मेंडल का? लॉ ऑफ यूनिट ट्रेट। मेंडल ने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल में कुछ फैक्टर होते हैं एंड वन फैक्टर कंट्रोल्स द वन ट्रेट, यानी कि एक फैक्टर एक लक्षण को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस। मेंडल ने यह बताया कि जब दो डिफरेंट प्लांट या ऑर्गेनिज्म के बीच में जब क्रॉस होता है तो F1 जनरेशन में जो ट्रेट शो हो जाता है वो डोमिनेंट ट्रेट होता है, और जो शो नहीं हो पाता है वो रिसेसिव ट्रेट होता है। या जो फैक्टर अपने ट्रेट को एक्सप्रेस कर देता है वो डोमिनेंट फैक्टर होता है, और जो डोमिनेंट की प्रेजेंस में शो नहीं हो पाता है उसे हम रिसेसिव फैक्टर कहते हैं, और उससे रिलेटेड ट्रेट को रिसेसिव ट्रेट कहते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो मटर के प्लांट में टॉलनेस का जो ट्रेट है वो डोमिनेंट है, और जो ड्वार्फनेस का ट्रेट है रिसेसिव है। इसी तरीके से फ्लावर का जो वॉयलेट कलर है वो डोमिनेंट है और वाइट कलर रिसेसिव है। तो इसी तरीके से जो अदर ट्रेट्स और कैरेक्टर्स हैं उनमें भी यही रहेगा, जो डोमिनेंट है वो शो होगा और जो रिसेसिव है शो नहीं हो पाएगा डोमिनेंट की प्रेजेंस के कारण से। नेक्स्ट लेते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मेंडल ने कहा कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो ट्रेट डोमिनेंट होता है वो शो हो जाता है, और जो ट्रेट डोमिनेंट नहीं होता वो शो नहीं हो पाता है। लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि जो रिसेसिव ट्रेट है वो शो नहीं होगा, या जो रिसेसिव फैक्टर है वो एक्सटिंक्ट हो गया है, वो शो नहीं कर पाएगा अपने आप को। मेंडल ने ये कहा कि ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर्स होते हैं उनका सेग्रीगेशन हो जाता है गैमेट्स के अंदर, ठीक है, और जो रिसेसिव फैक्टर है वो अलग से अपने इफेक्ट को नेक्स्ट जनरेशन में शो करेगा। जब उसको चांस मिलेगा तो वो सेग्रीगेट होके गैमेट्स में सेग्रीगेट होके अगली जनरेशन में अपने आप को शो करेगा, एक्सप्रेस करेगा। तो इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि गैमेट बनने के दौरान एलील्स या फैक्टर्स का सेग्रीगेशन हो जाता है, और जो रिसेसिव एलील है या रिसेसिव फैक्टर है वो भी अपने आप को एक्सप्रेस करता है। तो इस तरीके से मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पर 3 लॉज दिए जिन्हें हम मेंडल के जेनेटिक्स के लॉ या मेंडलिज्म कहते हैं। थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो।